नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग सेशन को सबसे पहले शेयर कर दीजिए। जैसे ही आपको नोटिफ़िकेशन पहुँचता है हमारी क्लास का, तो वैसे ही आपको जो है सीधा-सीधा यहाँ पर आकर के पहला काम शेयर कर देना है, क्योंकि शुरू के 1 मिनट में हम थोड़ा-सा टॉपिक इत्यादि बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो इस बीच जो है आप अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के बीच इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी तैयारी एक कंटिन्यूटी में आ सके, निरंतरता उनकी तैयारी में आ सके। इसी उद्देश्य से हमारी ये क्लासेस चल रही हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है? और आज जो है हम जीएस में पॉलिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जितनी पॉलिटी आपके लेक्चरर स्क्रीनिंग के पाठ्यक्रम में है। और हिस्ट्री में भी हम आपका एंशिएंट और मिडिएवल यानी कि जो आपका प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और आज से हमारा आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास यानी कि आज हो रही है। आज से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रही है, ठीक है? तो इस क्रम में हम आज जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो वो है आपका जो फर्स्ट टॉपिक आप कह सकते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य का पतन इत्यादि हम अ, कल की यानी पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। और आज जो है हमने करना है आपका इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों के आगमन या कह सकते हैं हम कि ब्रिटिश नहीं, मुगल काल के पतन के बाद, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जब यहाँ पर यानी कि भारत का उपनिवेशीकरण होना शुरू होता है, वहीं से जनरली जो है आपकी आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है, ठीक है? तो उसका पहला ही टॉपिक है आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो कि मुगल काल से ही धीरे-धीरे करके शुरू हुआ था। और फिर जाकर के 18वीं सदी में ठीक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन क्या-क्या प्रशासन था, क्या-क्या चीज़ें थी, 1857 का जो विद्रोह था, उसमें क्या-क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी, इसको लेकर के कुछ एमसीक्यू हैं। तो बिना समय गँवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँ, इसके लिए जो है आप लोगों ने तैयार हो जाना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखिए आप अपने सामने, आपकी स्क्रीन पर जो है पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि भारतवर्ष में मिनट भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जा सकता है? ठीक है, किसे जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? ठीक है, तो आपके लिए जो है ऑप्शन देखिए इसमें, ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड अमहर्स्ट, सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, या डी विलियम पेंटिक। तो जो है आपका ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है आपको, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य जहाँ से साम्राज्य शुरू हो जाता है, ठीक है? तो जिसने प्लासी के युद्ध में जिसने हरा दिया होगा, वहीं से जो है आप कह सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत होती है। यहीं से आपको डॉट्स जोड़ने हैं कि किसने शुरू किया था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित कब होता है, जब सिराजुद्दौला हारा आपके प्लासी के युद्ध में बंगाल का, ठीक है? और फिर वहीं से जो है ब्रिटिश साम्राज्य शुरू होता है। तो किसने हराया था, मतलब किसके उसमें हारा था वो? तो सी, ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव को आपको जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इसने जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 यानी कि 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है? और फिर यहीं से आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ती है, यानी कि स्थापना हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कलकत्ता जो है किसने बसाया था? कलकत्ता जो नगर था, उसको बसाने का श्रेय किसको जाता है? ए जॉन सरमैन को, वास्को डी गामा को, वॉरेन हेस्टिंग्स को, या जॉब चारनॉक को, ठीक है? तो कलकत्ता किसने बसाया, यानी कि कलकत्ता को बसाने का जो श्रेय दिया जाता है, वो किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? इसका सही उत्तर है आपका क्या? हाँ, डी, डी, ऑप्शन नंबर डी, जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक को जो है कलकत्ता नगर बसाने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था, जब मुगल सरकार और कंपनी के अधिकारियों के बीच जो है एक स्थापना हुई थी, तो वहां पर इसने क्या किया था, जॉब चारनॉक बंगाल के कंपनी के एजेंट के रूप में मतलब बंगाल आया था, और वहां फिर आप कह सकते हैं कि उसने जो है एक तरह से व्यवस्थाएं शुरू कर दी थी, ठीक है? तो कुल मिलाकर के वहाँ का प्रशासन इत्यादि दुरुस्त किया, और फिर जो है इस वजह से इसको कहा जाता है कि कलकत्ता नगर की स्थापना जो है आपके जॉब चारनॉक ने की थी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? जो ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, इनमें से कौन सा है? ठीक है?
ऑप्शन नंबर देखिए, ए डी अल्मेडा, बी अल्बुकर्क, सी डुप्ले या डी रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो नीला जल योजना, जिसको मतलब ये तो इसका शब्दशः अनुवाद कर दिया, लेकिन इसको जो है ब्लू वाटर नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, मतलब ये इससे रिलेटेड कौन है? ठीक है, इन चारों में से कौन था? ठीक है, तो यानी कि ये जो है नीतियों का एक संग्रह था, जिसको ब्लू वाटर नीति कहा जाता है। यानी कि ब्लू वाटर नीति जो है बनाई किसने थी, कोई किसकी नीतियों को ये कहा जाता था, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है आपका ए डी अल्मेडा। डी अल्मेडा जो था, ये दरअसल एक ये जो है पुर्तगाली जो है गवर्नर, आप जो है इसको कह सकते हैं, पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, 1505 में, 1505 में जो है इसको गवर्नर बना करके भेजा था पुर्तगाली जो है मतलब पुर्तगाली सरकार ने भारत के लिए। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये जो है इसका पूरा नाम था। ठीक है, और इसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, और इसका मतलब इसको ब्लू वाटर पॉलिसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो मेन उद्देश्य था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। अगर आपने इंडियन ओशियन को जो है एक तरह से नियंत्रित कर लिया, तो इसका मतलब आपने भारत का जो रूट है, जो व्यापारिक रूट है, उसको नियंत्रित कर लिया। और इस वजह से 16वीं सदी के आखिरी तक जो है पुर्तगालियों ने, आप जानते हैं पुर्तगालियों ने कुछ-कुछ हिस्से जो थे कोस्टल एरिया मैक्सिमम तरीके से पुर्तगालियों ने जो है मतलब कब्जे में लिया था अपने, जैसे गोवा था, दमन दीव था। ठीक है, ये सारे इलाके जो है कह सकते हैं भारतीय तट का विस्तृत क्षेत्र उन्होंने अपने प्रभाव में लिया था। किसने? पुर्तगालियों ने लिया था। ठीक है, और जो ब्लू वाटर नीति से संबंधित कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये जरूर आपने ध्यान रखना है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम आपको बताना है जो 1760 के बॉन्डिवाश के युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, और ये जो है शुरुआत में, क्योंकि यूरोपीय जो सेनाएं थी, वही आपस में भारत पर नियंत्रण के लिए या भारत के व्यापार पर नियंत्रण के लिए आपस में युद्ध कर रही थी। तो उसमें से जो है, जो वांडीवाश का युद्ध हुआ था, वांडीवाश का युद्ध, उसमें जो है कौन जो फ्रेंच सेनापति था वो हारा था। आपके लिए जो है ऑप्शन देखिए, ए काउंट लाली, बी फ्रांसिस मार्टिन, सी डुप्ले या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन फ्रेंच सेनापति था जो है जो इसमें हारा था? ठीक है, जो वॉन का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो वॉन का युद्ध 1760 में फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश हुआ था। ठीक है, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रेंच सेनाओं के बीच हुआ था। ठीक है, और फ्रांसीसी सेनापति काउंट लाली उस युद्ध में हार गया था। कौन हारा था? काउंट लाली जो है, ये आपने ध्यान रखना है। काउंट लाली जो था फ्रांसीसी सेना की तरफ से लड़ा था, और यहाँ जो है उसकी हार हुई थी। ठीक है, और फिर इस वजह से फ्रेंच लोगों ने वॉन्डिवॉश युद्ध का सबसे पहला और महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ था कि जो पौंडीचेरी था, पौंडीचेरी जो कि फ्रेंच लोगों के नियंत्रण में था, उसको जो है उन्हें अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। ठीक है, तो ये जो है, और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? तो आयरकूट, आयरकूट जो है कौन लड़ा था? आयरकूट लड़ा था फ्रेंच अंग्रेजों की तरफ से। आयरकूट, ये जो है अधिकारी आपने याद रखना है, सेनापति आपने याद रखना है। ठीक है, काउंट लाली फ्रेंच की तरफ से। वॉन्डिवॉश का युद्ध बड़ा प्रसिद्ध है, ये जरूर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, आई होप इतना आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत कठिन प्रकार के प्रश्न नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए? ठीक है, सामुद्रिक व्यापार यानी कि आप कह सकते हैं जो समुद्र पर व्यापार के बनाने के जो केंद्र थे, वो सबसे पहले किसने जो है शुरू किए? किन यूरोपियंस ने शुरू किए? अंग्रेजों ने शुरू किया, या फ्रेंच लोगों ने शुरू किए, पुर्तगालियों ने शुरू किया, या डच लोगों ने शुरू किया? तो किन यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले या प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले कौन लोग थे? ठीक है, तो सबसे पहले कौन लोग थे आप लोग जानते भी हैं कि सबसे पहले जो है जिन्होंने यहाँ पे व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, वो पुर्तगाली थे, पोर्टुगीज थे। ठीक है, और सामुद्रिक व्यापार सबसे पहले जो है इन्होंने अपने नियंत्रण में लिया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने काफी हद तक आप कह सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर के क्वेश्चन में भी देखा, गोवा, दमन दीव आदि काफी समय के बाद भारत में, वैसे ही गोवा, दमन दीव, इनकी ये भी काफी समय के बाद भारत में जो है सम्मिलित हुए थे, जब देश आजाद हो गया था। क्योंकि अंग्रेजों ने तो अपना छोड़ दिया था, लेकिन पुर्तगालियों ने बहुत समय के बाद अपना नियंत्रण छोड़ा था। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने जो है क्या किया था, अपने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। ठीक है, भारत में। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जो भारत आने वाला पहला यूरोपियन था, वास्को डी गामा, वो क्या था? पुर्तगाली ही था। 1498 ईस्वी में, ठीक है, कालीकट के बंदरगाह पर वो पहुंचा था। ठीक है, वास्को डी गामा, ये भी आप लोग जानते ही हैं।
अगला क्वेश्चन, द लास्ट नवाब ऑफ अवध वाज, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ठीक है, अवध एक उस समय की बहुत बड़ी रियासत मानी जा सकती है। अवध आज समय की अयोध्या के तक सीमित नहीं है, अवध जो है बहुत बड़ा था उस समय का। ठीक है, तो कौन जो था आखिरी नवाब था अवध का? ठीक है, ए नासिर अली शाह, बी फैज अली शाह, सी मोहम्मद अली शाह, या डी वाजिद अली शाह। ठीक है, तो ये तो इतिहास जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, जिन्होंने केवल किंवदंतियां, कहानी इत्यादि थोड़ा बहुत पढ़ी है, वो भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ठीक है, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, डी जो है अधिकांश जो है उत्तर जो है आ रहे हैं। डी वाजिद अली शाह जो थे, वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब। ठीक है, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है ना, वाजिद अली शाह था। ठीक है, और 1856 में जाकर के फिर इसको मतलब इनको जो है नवाब के पद से हटा दिया गया था, और अवध को फिर उन्होंने ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, 1856 में जाकर के। तो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कमांडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? ठीक है, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका सेनापति कौन था? ठीक है, तो बक्सर का युद्ध क्या था? बक्सर का युद्ध ये था कि अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम हो गया, अवध के नवाब हो गए, और मुगल सम्राट शाह आलम हो गए। ये तीनों एक साथ हुए थे। ठीक है, ये तीनों एक साथ हो गए थे और अंग्रेजों के खिलाफ जो है इन्होंने लड़ा था। ठीक है, और इस युद्ध में जो है कौन जीते थे? तो अंग्रेज ही जीते थे बक्सर के युद्ध में। ठीक है, तो इन्होंने जो है संधि एक तरह से की थी। ठीक है, तो इसमें जो है ब्रिटिश सेनापति जो था वो कौन था? तो इसमें जो है ब्रिटिश सेनापति था कौन? क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो, या फिर वॉटसन? तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था आपका मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो क्या था उस समय? आप कह सकते हैं बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक सेनापति के रूप में लड़ा था। इस तरफ से मीर कासिम थे। ठीक है, इसके अलावा अवध के नवाब थे, और मुगल जो शासक हुए शाह आलम द्वितीय, तो वो जो है एक तरफ से लड़े थे, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध किसके हाथों में निहित था? ठीक है, यानी कि इसके प्रशासन की अगर हम बात करेंगे तो इसके प्रशासन में जो मैनेजमेंट था, वो दरअसल मैनेजमेंट कौन देखता था? गवर्नर देखता था, गवर्नर जनरल देखता था, गवर्नर और उसके 24 डायरेक्टर देखते थे, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर देखते थे? ठीक, तो ये जो है आपके लिए प्रश्न है, ये आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैनेजमेंट था उसका जो है मतलब उसको कौन हेड करता था, उसको दरअसल चलाता कौन था? ठीक है, और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका, इनका नाम, इनका आपको पता भी होना चाहिए कि गवर्नर और उसके 24 डायरेक्टर्स मिल करके जो है पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाते थे। ठीक है, पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चलाते थे। ठीक है, तो गवर्नर और उसकी काउंसिल यानी कि उसकी परिषद, जिसमें कि 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे, गवर्नर प्लस 24 यानी कि टोटल 25, इस तरह से हुआ करते थे। ठीक है, और ये जो है इनका पूरा मामला था। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर मद्रास एजेंसी वाज रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंसी, यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? ठीक है, जो मद्रास एजेंसी थी उसको प्रेसिडेंसी का दर्जा कब दिया था अंग्रेजों ने, यानी कब दिया गया? ठीक है, मद्रास रेजिडेंसी को, सॉरी मद्रास एजेंसी को तो जो है प्रेसिडेंसी का दर्जा कब दिया गया था? 1639 में, 1665 में, 1686 में, या 1687 में? ठीक है, तो कब दिया गया था मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा? तो ये हुआ था आपका कब? इसका सही उत्तर है ए। ठीक है, ए। ए, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर के बारे में कमेंट में थोड़ा कम लोग उत्तर दे पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा तैयारी जो है इस तरह से करनी है। ठीक है, इतिहास में कुछ तिथियां ही केवल नहीं होती, लेकिन तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, वर्ष काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इतिहास, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट व्हेन, यानी कि कब। ठीक है,
तो मतलब ऑल ओवर तो नहीं, लेकिन प्रीटी मच काफी हद तक जो है कब का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें, ठीक है। तो 1639 ईस्वी में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा जो है वो हासिल हुआ था, ठीक है। और 1639 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने मद्रास पट्टनम गांव को खरीदा और उसके 1 साल के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी की क्या कर दी, एक तरह से उन्होंने इसकी जो है इसकी स्थापना कर ली थी, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए जो है होना चाहिए उत्तर 1639। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश्ड ए ट्रेडिंग फैक्ट्री एट सूरत, यानी कि अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री कब स्थापित की, किस वर्ष स्थापित की, ठीक है। तो सूरत में इन्होंने जो है इसकी स्थापना कब की थी, जो ट्रेडिंग फैक्ट्री यानी कि व्यापारिक फैक्ट्री की शुरुआत अंग्रेजों ने सूरत में की थी, यानी कि स्थापित की थी, तो वो कब की थी, 1600 में, 1612 में, 1615 में, या फिर 1623 में, ठीक है। इस प्रश्न का कोई भी सही उत्तर नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, इसमें से जो है 1613 कर देते हैं, चलो ठीक है। इसका सही उत्तर वैसे 1613 ईस्वी है, ठीक है। 1613 ईस्वी क्या है इसका सही उत्तर, 1613 ईस्वी है, ठीक है। उस समय जो है जहांगीर मुगल शासक हुआ करता था, ठीक है। और 1613 में, ठीक है, 1613 ईस्वी में जहांगीर की आज्ञा के बाद इन्होंने जो है सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। और इससे पहले उन्होंने जो कहाँ स्थापित की थी अंग्रेजों ने, तो इससे पहले उन्होंने मछलीपत्तनम में जो है व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, उसके बाद वो सूरत में उन्होंने फैक्ट्री शुरू की 1613 ईस्वी में जहांगीर के आज्ञा के बाद, यानी जहांगीर के शासनकाल में, तो आज्ञा तो निश्चित रूप से ली ही गई होगी। अगला क्वेश्चन, मेयर कोर्ट किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था, मेयर्स कोर्ट, ठीक है। मेयर्स कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एट ट्रेडिंग फैक्ट्री एट, अरे भाई ये तो गलत गलत हो गया, ऊपर का नीचे आ गया शायद, ठीक है। तो मेयर कोर्ट आप कह सकते हैं व्हेन वाज, या इन विच ईयर मेयर कोर्ट्स चार्टर एस्टेब्लिश्ड, ऐसा जो है इस ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा पॉलिटिक में आगे पीछे हो गया। तो मेयर कोर्ट किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था, किस चार्टर के तहत था, 1781 का चार्टर, 1787 का चार्टर, 1726 का चार्टर, या 1753 का चार्टर। तो ये आपको बताना है, जो मेयर्स कोर्ट हुआ करता था, मेयर कोर्ट की जो है स्थापना मतलब किस चार्टर के तहत की गई थी, ठीक है। तो जो मेयर्स कोर्ट हुआ करता, मेयर कोर्ट चार्टर, मेयर कोर्ट की स्थापना जो है आपके 1726 के चार्टर के तहत जो है की गई थी, ठीक है। 1726 के चार्टर के तहत जो है आपके मेयर्स कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो मेयर न्यायालयों का स्तर इंग्लैंड के न्यायालयों के बराबर जो है माना जाता था, और मेयर न्यायालयों का अधिकार और अंग्रेज और निवासियों के न्यायालयों को जो है कह सकते हैं आप, ये जो है एक तरह से हुआ करते थे, ठीक है। और इस वजह से जो है इन्होंने क्या किया, मेयर न्यायालय भी जो है कह सकते हैं न्याय, मतलब कह सकते हैं फैसले दे सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं, तो उनको भी जो है कहीं ना कहीं स्थापित किया गया 1726 में ये हुआ था, ठीक है। मेयर कोर्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत किया जाए तो अच्छा है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का जो युद्ध मैदान है, यानी प्लासी में ही है, लेकिन वो कहाँ स्थित है कहाँ पे वो, जो प्लासी है वो है किस जगह पे, बिहार में है, आंध्रा में है, उड़ीसा में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो प्लासी जो है कहाँ स्थित है, ठीक है। तो प्लासी है आपका कहाँ, जानते होंगे आप लोग इसका उत्तर, तो प्लासी का युद्ध है, सॉरी प्लासी का जो मैदान है, युद्ध का जो मैदान है वो है डी, ठीक है। पश्चिम बंगाल में स्थित है प्लासी, ठीक है। और बंगाल उस समय का सबसे समृद्ध राज्य था मुगल शासन के समय पे, इसलिए उन्होंने जो है बंगाल को पहले टारगेट किया। वहां की परिस्थितियां इस तरह की थी कि अंग्रेजों को लगा कि इस पॉलिटिक्स का फायदा जो है उठाया जा सकता है। उन्होंने दरअसल क्या किया, क्योंकि सिराजुद्दौला के समर्थक बहुत सारे लोग नहीं थे, क्योंकि जब सिराजुद्दौला नवाब बना बंगाल का, तो उसके मतलब परिवार में ही उसके समर्थक बहुत ज्यादा नहीं थे, तो वो पहले से ही कह सकते हैं कि अंदर खानी पॉलिटिक्स का काफी शिकार हुआ था सिराजुद्दौला। और इसका जो सेनापति था मीर जाफर, तो मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, ठीक है। तो मीर जाफर का नाम भी बड़ा प्रसिद्ध है, और इस वजह से नवाब हारा था। बहुत बड़ी वजह जो थी वो नवाब के हारने की क्या थी, उसके सेनापति मीर जाफर का उसकी तरफ से वो देना, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर जो है मीर जाफर को उन्होंने सिराजुद्दौला के बाद
बंगाल का नवाब बनाया था। हालाँकि उसके बाद फिर उससे फिर खटकने लगी, तो उसके बाद उसको भी हटा दिया था। तो ये जो है कहानी है, इतिहास को थोड़ा-सा आप देखेंगे इसमें, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारे देश के नवाबों और राजाओं की मूर्खताओं ने इस देश को कोलोनाइज़ होने दिया, ठीक है? क्योंकि पता ही नहीं था कोलोनाइज़ क्या होता है, ठीक है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ठीक है, जो बम्बई था, अब बम्बई उस आज का केवल मुंबई शहर नहीं है, उस समय का बम्बई बहुत बड़ा जो है हुआ करता था, ठीक है? यानी कि गुजरात में सौराष्ट्र का जो हिस्सा है, पूरा महाराष्ट्र है, वो सारा बम्बई के अधीन आता था, बम्बई के अंतर्गत आता था, ठीक है? तो किससे लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किससे जो है अ, बम्बई जो है लिया था? डचों से लिया था, फ्रांसीसियों से लिया था, डेनिशों से लिया था या फिर पुर्तगालियों से लिया था? तो जो बम्बई था वो किससे इन्होंने लिया था? तो ये किससे लिया था इन्होंने? आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी कोस्टल हैं, समुद्री उससे हैं, तो समुद्री उन पर जो है सबसे शानदार तरीके से ऐसा कह सकते हैं, बहुत शानदार नियंत्रण पुर्तगालियों ने स्थापित किया था, ठीक है? और मुंबई आप लोग जानते हैं कि समुद्र से काफ़ी जुड़ता है, मुंबई में भी समुद्र आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ से भी आप लिंक करते हुए आप कह सकते हैं कि गेस किया जा सकता है और वो गेस आपका बिल्कुल ठीक होता कि ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से उन्होंने मुंबई लिया था। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था, ठीक है? इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, अप्रोच की ज़रूरत होती है केवल और केवल, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सनसेट लॉ वाज़ एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम? यानी कि सूर्य अस्त जो नियम हुआ करता था, वो किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? ठीक है? यानी कि जो सूर्यास्त नियम था, वो किस प्रकार के भू राजस्व से संबंधित था? रैयतवाड़ी व्यवस्था से, महलवाड़ी व्यवस्था से, इजारादारी व्यवस्था से या स्थायी व्यवस्था से? और जो है ब्रिटिश प्रशासन जो है आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है भाई, ठीक है? खास करके जो कंपनी के शासन में जब भारत रहा 1857 से पहले या 58 से पहले बल्कि, तो उस समय जो है इस तरह की काफ़ी सारी व्यवस्थाएँ उन्होंने चेंजेज़ बहुत सारे आते रहे क्योंकि ठीक है, एक के बाद एक व्यवस्था फ़ेल होती गई तो उन्होंने दूसरे-दूसरे प्रकार के लाते गए, बहुत सारे चार्टर्स आते गए, बहुत प्रकार की व्यवस्थाएँ आती चली गई, तो इस वजह से जो है यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न काफ़ी सारे बन जाते हैं, ठीक है? तो जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग पढ़िएगा ज़रूर उसमें, ठीक है? तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सूर्यास्त नियम जो है किस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? इसका जो है आपने उत्तर देना है, ठीक है? और ये जो है भू सूर्यास्त नियम था, ये जो है किससे रिलेटेड है? डी, परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी व्यवस्था किससे संबंधित है? स्थायी व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है? और ये जो आपका सनसेट लॉ था, ये जो सनसेट लॉ था, ये किसने जो है चलाया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हुआ है, कॉर्नवालिस, ठीक है? कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल हुआ है, उसने जो है ये नियम लाया था, ठीक है? तो ऐसा भी अगर कहीं पूछ लिया जाए गलती से मतलब रेयर चांस है लेकिन क्या पता पूछा जाए, इंपॉर्टेंट सवाल ज़रूर है कि सूर्यास्त जो नियम था, भू राजस्व से संबंधित, वो कौन लेकर के आए थे या किसका वो नियम था, ठीक है? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस आपने ध्यान ध्यान रखना है, ठीक है? 1794 ईस्वी में इसने जो है ये सूर्यास्त का कानून बनाया था और सूर्यास्त का कानून बिल्कुल साफ था। इसके तहत ये इन्होंने डिसाइड किया था कि निर्धारित तिथि से पूर्व यदि जमींदार लगान वसूल करके सूर्यास्त तक सरकार की जमीन मतलब सरकार को लगान नहीं देता, फॉर एग्जांपल 1 तारीख डिसाइड हुई है तो 1 तारीख में सूर्यास्त से पहले तक अगर उसने लगान जमा नहीं किया है, किसने? जमींदार ने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी जमीन की नीलामी कर देती थी, ठीक है? और इस वजह से जो है इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, ठीक है? और ये जो रूल था ये ऐसा वाला रूल था, ठीक है? तो यानी कि जमींदारों को ज़्यादा टाइट करने के लिए आप कह सकते हैं कि ये व्यवस्था लाई गई थी, ठीक है? कि पूर्व निर्धारित में सूर्यास्त से पहले अगर आपने नहीं करा जमा, तो तुम्हारी ज़मीन नीलाम कर दी जाएगी, उसका ज़मींदार किसी और को बना दिया जाएगा। इस तरह का जो है होता था, ठीक है? विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज़ सर रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन रिलेटेड? सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ठीक है? तो जो रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन बनाया गया था, वो किससे रिलेटेड था? शिक्षा से रिलेटेड था, अ, फेमाइन से यानी अकाल से रिलेटेड था, सी पुलिस रिफॉर्म पुलिस सुधार से रिलेटेड था या फिर रेलवे से रिलेटेड था? तो जो रिचर्ड स्ट्रेची आयोग आया था, वो किससे संबंधित था? ठीक है? तो रिचर्ड स्ट्रेची जो आयोग आया था, वो आपके किससे संबंधित था? वो आपका संबंधित था फेमाइन यानी अकाल से संबंधित था। किससे संबंधित था? अकाल से संबंधित था, ठीक है? तो
ये जो है आयोग का गठन सर 1880 ईस्वी में 1880 ईस्वी में ये जो है ये किया गया था। ठीक है, 1880 ईस्वी में। इसको प्रथम अकाल आयोग भी कह सकते हैं। ठीक है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग यानी कि फेमाइन कमीशन की स्थापना की गई थी। और इस वजह से जो है जब ये आयोग का गठन हुआ, इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी उसके आधार पर जो है अकाल संहिता की रचना की गई थी। अकाल संहिता, ठीक है, ये जो है की गई थी। ठीक है, तो ये अकाल से रिलेटेड है भाई, ध्यान रख लेना आप लोग। महत्वपूर्ण जो भी कमीशन हैं उनको थोड़ा सा ठीक तरीके से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महलवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? महलवाड़ी सिस्टम वाज रिलेटेड टू एजुकेशन, भू राजस्व, सामुदायिक व्यवस्था यानी कम्युनिटी सिस्टम, या फिर ट्रेड। तो किससे रिलेटेड था? एजुकेशन से, लैंड रेवेन्यू से, कम्युनिटी सिस्टम से, या फिर ट्रेड से। ठीक है, शिक्षा, भू राजस्व, सामुदायिक व्यवस्था या फिर व्यापार। तो महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी जो व्यवस्था है वो किससे रिलेटेड थी? ठीक है, तो जैसे जो महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सारी चीजें हैं, ये किससे रिलेटेड है? ये लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है। ठीक है, और ये है क्या, प्रत्येक चीज को समझाने के लिए क्या रेशियो होगा, किस तरह से होगा, इसके लिए आपको खुद अध्ययन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जो बैच के विद्यार्थी हैं उन्होंने तो पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि इनको जो है डिटेल में भी आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, रियतवाड़ी में क्या होता था, महलवाड़ी में क्या होता था, स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था उसके लिए, तो ये जो है आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया हुआ है? ठीक है, तो धन का बहिर्गमन, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है इन लोगों में से? अच्छा, ये अंग्रेजी में नहीं लिखा है, तो अंग्रेजी में ये धन का बहिर्गमन है, इसको कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये जो थ्योरी थी ये किसने दी थी? वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इसको कहा जाता है। हिंदी में इसका अनुवाद जो है धन का बहिर्गमन के सिद्धांत के रूप में अनुवाद किया गया है। तो धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को जो है किसने प्रतिपादित किया था? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, फिरोज शाह मेहता ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने, नौरोजी ने सॉरी। ठीक है, तो जो धन का बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये जो थ्योरी थी ये जो है किसने यानी कि दी थी, किसके द्वारा, किसका प्रतिपादित सिद्धांत है ये? ठीक है, तो ये जो धन का बहिर्गमन का सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था आपका, ठीक जवाब भी है डी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाते हैं, भारतीय आधुनिक राजनीति के पितामह कहे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इनको अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, जिसमें से गांधी जी भी एक थे। तो दादा भाई नौरोजी जो है कह सकते हैं इन्होंने जो है ये सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो ये क्या थे? पॉलिटिशियन थे ही, उद्योगपति थे, और इसके अलावा एजुकेशनलिस्ट यानी कि कह सकते हैं शिक्षाविद थे। ठीक है, और थिंकर थे। तो इन्होंने जो है एक जो है कह सकते हैं वीकली पत्र निकाला था, जिसको जो है रस्त गोफ्तार कहा जाता है। गुजराती में निकाला था, रस्त गोफ्तार नाम का, दादा भाई नौरोजी ने रस्त गोफ्तार नाम का। ठीक है, और इसमें जो है इन्होंने ये धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, इसमें इन्होंने मतलब एक तरह से बताया था कि किस तरह से जो ब्रिटिश रूल है वो कैसे हमारे जो है इस धन को लेकर के उसमें कर रहा है, यानी कैसे कैसे जो है मतलब भारत का जो पैसा है वो कैसे अंग्रेजों के द्वारा बाहर लेकर के जाया जा रहा है, भारत की जो पूंजी है। ठीक है, ये जो है इन्होंने किया था। ठीक है, और ये जो है लेटर जो मतलब जो इन्होंने लिखा था, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ये जो है इस तरह का एक लेख लिखा था, इसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, लेख लोग याद रखने की जरूरत नहीं है। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस मुनरो इज नोन फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड? ठीक है, थॉमस मुनरो जो है, टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, भूमि बंदोबस्त के लिए, उद्योग के लिए, सिंचाई के लिए, या फिर स्वास्थ्य के लिए। तो थॉमस मुनरो, ये जो टॉमस मुनरो है, टॉमस मुनरो का जो ज्यादा काम है वो किस क्षेत्र के लिए जो है जाना जाता है? किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो भूमि बंदोबस्त के लिए, उद्योग के लिए, सिंचाई के लिए, या फिर स्वास्थ्य के लिए। तो वो जाना जाता है लैंड सेटलमेंट के लिए। ठीक है, लैंड सेटलमेंट्स के लिए, यानी कि भूमि बंदोबस्त के लिए टॉमस मुनरो का जो है योगदान याद जो है किया जाता है। ठीक है, तो इसने क्या किया था? ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था का समर्थक हुआ करता था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का समर्थक कौन था? टॉमस मुनरो था।
ठीक है, और 1820 ईस्वी में इसने ये लागू भी किया था, ठीक है, और ये जो है मद्रास का गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, और इसी की ये नीति थी कि देश का 51% जमीन जो है अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। तो टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत काम करने वाला व्यक्ति था। किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ठीक है, तो जो किसने यानी कि यह विचार व्यक्त किया कि जो है भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो क्या है आपकी घिनौनी है, ठीक है। तो इसका जो है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या फिर एडम स्मिथ, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, बहुत ऐतिहासिक वाक्य है, और ये ऐतिहासिक जो है वाक्य एक बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति कार्ल मार्क्स ने कहा है, ठीक है, क्योंकि कार्ल मार्क्स उस समय वो कार्ल मार्क्स का ही समय था जब यानी कार्ल मार्क्स की मृत्यु शायद 1884 ईस्वी में हुई, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं वही समय था जब ब्रिटिश कॉलोनाइज कर रहे थे भारत को। तो उसने जो है क्या कहा था, ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौना बताया था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो घिनौनी है। और उसने एक और चीज इसमें जोड़ी थी कि ये जो नीति है भारत में जो कम्युनिज्म आएगा, क्योंकि इसकी विचारधारा साम्यवाद की थी, ठीक है, मार्क्सवाद की थी। तो इसने कहा था कि भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगी तुम्हारी ये ब्रिटिश जो है नीति, ठीक है, ऐसा कहा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, मतलब क्रांति आई लेकिन वो सामाजिक समाजवादी क्रांति उसको नहीं कहा जा सकता। हालांकि बहुत सारे जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं वो कार्ल मार्क्स से काफी प्रभावित थे, ठीक है, जिसमें से सरदार भगत सिंह उसमें से एक थे। जितने भी आपके जो जिनको गरम दल का नेता कहा जा सकता है, यानी कि मतलब सारे के सारे तो नहीं, लेकिन जितने भी सोशलिस्ट मूवमेंट से बाद में जाकर के जुड़े वो सब कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, ठीक है। कुछ हद तक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये सब लोग भी कार्ल मार्क्स के समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित थे। और जो भगत सिंह इत्यादि थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग तो एकदम कह सकते हैं साम्यवाद की, कम्युनिज्म की विचारधारा को मानते थे, जो कि विचारधारा किसकी है, कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। आगे बढ़े। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट, जो द्वैध शासन प्रणाली आया था, द्वैध शासन प्रणाली को लागू करने वाला एक्ट कौन सा था, ठीक है। तो यानी कि कब जो है ये द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई थी, 1861 में, 1892 में, 1909 में या फिर 1919 में, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, द्वैध शासन प्रणाली भारत में किस एक्ट के तहत होती है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, उसके तहत जो है वो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो डाइआर्की इसको जो है इसको कह सकते हैं, इसके तहत किया गया था, ठीक है। और लियोनल कॉर्टिस ने जो है ये शासन, द्वैध शासन का इसको प्रणेता माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ से आप कह सकते हैं कि दो प्रकार के शासन, द्वैध शासन प्रणाली भारत में शुरू होती है। ये द्वैध शासन क्या था ये भी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लेना है। हमारा ध्यान एमसीक्यू पर है तो इसको जो है आप कर लेना इसमें, ठीक है, पढ़ करके। हु इंट्रोड्यूस्ड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, इज इंडियन पता नहीं क्या लिखा। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया, ठीक है, यानी कि जो विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज करना फाइनेंस को, ठीक है, ये जो है किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने, डलहौजी ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने या फिर लॉर्ड मेयो ने। तो भारत जो वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति थी, भारतीय जो वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति थी वो जो है किसने अपनाई थी, यानी कि किसने जो है ये नीति लाई थी? तो इसका सही उत्तर है आपका लॉर्ड मायो, ठीक है, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मायो इसको कहा जा सकता है, ठीक है। और इसने जो है इसने कहा था कि वित्त व्यवस्था यानी डिसेंट्रलाइज करने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो किसी एक उसके तहत ना रहे, जबकि क्या हो, डिसेंट्रलाइज हो, यानी कि प्रांतों का अलग वित्त व्यवस्था होनी चाहिए, केंद्र की अलग वित्त व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और इसी समय जो है इस तरह की व्यवस्था की गई थी, 1870 में जो है ये सब हुआ था, ठीक है। आगे बढ़े। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया, ठीक है। एकाधिकार को समाप्त जो है किसके तहत किया था, ठीक है, यानी कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था कि केवल और केवल यही एक कंपनी जो है करेगी। उसके बाद जो है ब्रिटिश संसद ने जो है एक अधिनियम लाया और फिर कहा कि केवल यही नहीं करेंगे और भी कर सकते हैं। तो जो है
ये जो है किसके तहत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को किसके तहत समाप्त किया गया था? तो एकाधिकार को समाप्त किया गया था आपका सी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था और इसी में जो है 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो आपके कहीं ना कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक से भी जुड़ता है, क्योंकि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति साल खर्च करने का प्रावधान भी 1813 वाले में किया गया था। ठीक है, याद होगा अगर आप लोगों को। ठीक है, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो जो है इसके तहत याद किया जाता है। ठीक है, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस ने, मिंटो ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने या फिर वेलेस्ली ने? ठीक है, तो बंगाल और बिहार में जो स्थायी बंदोबस्त है वो शुरू किसने किया था? किसने जो है वो शुरू किया था? तो ये शुरू किया था आपका कॉर्नवालिस ने। किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस ने जो है शुरू किया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ द कंपनीज गवर्नमेंट टू ब्रिटिश क्राउन वाज डन ऑन, यानी कि कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सम्राट को किया गया। पहले क्या था, भारत का जो शासन था उसको यानी कि व्यापार भी कंपनी करती थी और शासन भी भारत पर कंपनी करती थी। कंपनी के जो गवर्नर जनरल इत्यादि हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन फिर 1857 की क्रांति हो गई और 1857 की क्रांति का परिणाम ये था कि उनको लगा कि अब जो है डायरेक्ट किसको चलाना चाहिए, ब्रिटिश सम्राट को ही इसका जो है आधिकारिक शासक होना चाहिए। फिर वहां से जो है गवर्नर जनरल की जो उपाधि थी उसको समाप्त करके फिर वायसराय लाया गया था। ठीक है, ये सारा मामला हुआ था। तो 1857 की क्रांति के बड़े परिणामों में से एक ये भी था। तो वो कौन सी तारीख थी, यानी कि कौन सा ईयर, क्योंकि 1 अक्टूबर तो सबका कॉमन है, तो कौन सा साल था जब ये हुआ था? ठीक है, तो कंपनी की सरकार यानी कि ब्रिटिश क्राउन को जो है कब दिया गया था ये शासन भारत का? तो कब दिया गया था? 57 में, 58 में, 59 में या फिर 60 में? तो ये जो दिया गया था आपका, ये हुआ था 1858 ईस्वी में, 1 अक्टूबर 1858 ईस्वी में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1858 ईस्वी को जो है कंपनी का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया था। इसके लिए जो है ब्रिटिश संसद ने क्या किया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया था। ठीक है, क्या किया था? भारत शासन अधिनियम पारित किया था। और ये जो है थोड़ा-सा आप लोग ये पढ़ ज़रूर लेना, जितने भी ये चार्टर्स आए, बीच में एक जो है मैकाले मिनट इत्यादि आए थे, उनको पढ़ लेना थोड़ा-थोड़ा। ठीक है, 5-5 6-6 पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे, तो यहाँ से प्रश्न आपका गलत होगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाना साहिब द ग्रेट हीरो ऑफ द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैड हिज हेडक्वार्टर्स एट, यानी कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम के महानायक नाना साहब का मुख्यालय किस स्थान पर था? ठीक है, किस स्थान पर जो है 1857 स्वाधीनता संग्राम के नायक नाना साहब का मुख्यालय था? बहराइच में था, बदायूं में था, बरेली में था या फिर बिठूर में था? ठीक है, और ये प्रश्न पूछा जरूर गया है, काफी कठिन प्रश्न जो है इसको कहा जा सकता है। एक दृष्टि से, जीएस की दृष्टि से जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो मुझे लगता है वो कर सकते हैं मेंस वाले, लेकिन जो क्योंकि आप लोग एक जीएस सामान्य अध्ययन के रूप में इसको पढ़ रहे हैं तो कहा जा सकता है ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन जरूर है। ठीक है, हालांकि यूपीएससी की सॉरी यूपीएससी यूकेपीएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ये बिठूर है, ब्रह्मवर्त। ठीक है, ब्रह्मवर्त बिठूर में जो है महानायक नाना साहब को का जो है मुख्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, when did British government took India under its own control from the East India Company? ठीक है, ये दूसरे तरीके से पूछा गया प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन ने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने नियंत्रण में कब लिया? ठीक है, तो कब जो है फाइनली उन्होंने ये किया था? आप लोग जानते हैं 1 अक्टूबर 1858 जो है हमने ऊपर पढ़ा है, तो 1 अक्टूबर 1858 1858 आप जरूर याद रखिएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, निश्चित रूप से याद रहेगा आपको कि 1857 की क्रांति के बाद लगा कि भाई ये तो बहुत खतरनाक विद्रोह हो चुका है, इनके बस की है नहीं, तो जो है बेहतर रहेगा कि हम थोड़ा भारतीयों को ये कहें कि नहीं नहीं अब हम डायरेक्टली चलाएंगे, कंपनी वंपनी बीच में नहीं चलाएगी, ये भी हो जाए और दूसरा जो है नियंत्रण भी ठीक ठाक तरीके से आ जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है ये काम किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ए नेशनल रिवोल्ट? ठीक है, कि अ, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? किसने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह? जॉन लॉरेंस ने, टी आर होम्स ने, डब्ल्यू टेलर ने या फिर बेंजामिन डिजरायली ने कहा था? तो किसने जो है ये कहा था?
1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह, नेशनल रिवोल्ट कहा था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका डी, बेंजामिन डिसरायली। ठीक है, ये जो है बेंजामिन डिसरायली जो है, इसने जो है कहा था, ब्रिटिश सांसद थे ये। ठीक है, और इन्होंने जो है संसद में जो है एक बार कहा था। ठीक है, और सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने इसको जो है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम दिया था। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने? सावरकर ने। ठीक है, ठीक। और सावरकर की एक और विशेषता है, एक और योगदान है इस क्षेत्र में, कि सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में बुक लिखी थी 1857 के विद्रोह पर। ठीक है, और इसको सबसे पहले किसी ने अगर स्वतंत्रता संग्राम की उपाधि अगर किसी ने दी थी तो वो सावरकर थे, विनायक दामोदर सावरकर थे। ठीक है, तो ये भी एक चीज है इनके बारे में। हालांकि जो है राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिसरायली ने कहा था। ठीक है, ब्रिटिश सांसद था ये। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड इन मेरठ, यानी कि 1857 की क्रांति जो है किस तारीख को शुरू होती है? मेरठ में। ठीक है, तो मेरठ छावनी से ये जो है ये शुरू होता है। तो किस तारीख को जो है ये हुआ था? तो ये हुआ था आपका 10 मार्च 57, 18 मई 1857, 10 मई 1857 या 18 जून 1857। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो क्या है आपका 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857 को जो है विद्रोह हो गया था। ठीक है, मेरठ छावनी को जो है इन्होंने, मेरठ छावनी में यानी कि कह सकते हैं इन्होंने कारतूस के प्रयोग से, कारतूस का यानी कि प्रयोग वो शुरू कर दिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया था वहां पे, मंगल पांडे इत्यादि ये थे। इससे पहले 29 मार्च 1857 को ये हुआ था कि जो मंगल पांडे थे, और इन्होंने क्या किया था, मतलब चर्बी लगी हुई कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। और फिर जो है एक लेफ्टिनेंट को भी मार दिया था, और जो है एक जनरल को भी इन्होंने, इसकी भी इन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, तो फिर जो है वहां से फिर 10 मई 1857 को पूरी तरह से विद्रोह हो चुका था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिल्ली में कब हुआ, कानपुर में कब हुआ, लखनऊ में कब हुआ, वहां पर कब कब जो है मुख्य छावनियों में विद्रोह हुआ था। कुंवर सिंह फॉट विद करेज ड्यूरिंग विच रिवोल्ट? कुंवर सिंह ने किस विद्रोह में साहसपूर्वक भाग लिया था? सिपाही विद्रोह में, भारत छोड़ो आंदोलन में, नील विद्रोह में, या फिर मुपला विद्रोह में? तो जो कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह ने जो है किस उसमें जो है यानी कि आ, किस विद्रोह में हिस्सा लिया था? ठीक है, तो जो ये जो है बिहार जो आरा नाम का स्थान है, वहां का जमींदार था कुंवर सिंह। तो उसने जो है सिपाही विद्रोह में, ठीक है, सिपाही विद्रोह में जो है भाग लिया था। ठीक है, कठिन क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, पूछा गया है कभी ना कभी, इसलिए जो है इसको रखा गया है। नेम द ओनली फॉरेन पावर दैट गेव एक्टिव हेल्प टू द ब्रिटिश इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, यानी कि वो कौन सी विदेशी ताकत थी जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का सहयोग जो है पूर्ण रूप से दिया था? ठीक है, तो कौन थे वो लोग? भूटान था, श्रीलंका था, नेपाल था, या बर्मा था? तो 1857 के विद्रोह को दबाने में जो है किस अन्य की जो है भूमिका रही थी? तो इसका सही उत्तर है आपका क्या? नेपाल। ठीक है, तो नेपाल की बड़ी भूमिका जो है इस उसमें रही थी। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह में जब मुंबई यानी कि बंबई और मद्रास की जो सेनाएं थी वो तो काफी राजभक्त रही थी, लेकिन जो है नेपाल जो थे उन्होंने क्या किया था, सैन्य सहायता जो थी अंग्रेजों को जो है अपनी दी थी, नेपाल नेपाल ने। ठीक है, अपनी सैन्य सहायता अंग्रेजों को दी थी इस विद्रोह को दबाने के लिए। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन 1857 अंडर द लीडरशिप ऑफ, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ठीक है, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी? ये बहुत आसान सवाल हो गया आपके लिए, क्योंकि दिए गए उत्तर जो है ये तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप लोग जानते हैं कि मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर, इनकी जो है नेतृत्व में इनको जो है एक तरह से लीडर बनाया गया था इस रिवोल्ट यानी कि इस संग्राम का, और जो है फिर इस तरह से ये मामला हुआ था। ठीक है, तो आखिरी मुगल बादशाह भी कहा जाता है, और इसी कारण फिर जो है मुगल बादशाहों की किसी भी तरह की पेंशन इत्यादि सब कुछ को रोक दिया गया था, इनको जेल भेज दिया गया था। ठीक है,
रंगून में, बर्मा में फिर बहादुर शाह जफर की मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये सारी कहानी रही इसकी। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से बिल्कुल प्रभावित नहीं था? ठीक है, अब ये थोड़ा सा रोचक प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से बिल्कुल प्रभावित जो है वो कौन सा जो है रीजन नहीं था। ठीक है, तो चित्तौड़, झांसी, जगदीशपुर या फिर लखनऊ। ठीक है, तो कौन सा जो है 1857 के विद्रोह से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था? ठीक है, तो झांसी हो ही नहीं सकता है, लखनऊ भी नहीं हो सकता है, इसका सही उत्तर है आपका चित्तौड़। ठीक है, जो राजस्थान में बहुत जगहों पर रिवोल्ट हुआ, लेकिन चित्तौड़ में जो है ये इससे प्रभावित नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी। मंगल पांडे की घटना क्या थी? वो चर्बी लगी हुई कारतूस को मना कर देना उससे, और फिर जो है 2 लोगों की हत्या भी कर दी थी उन्होंने। एक जनरल था जिसमें, और इसमें से एक लेफ्टिनेंट भी था। ठीक है, अपनी छावनी की। तो वो घटना कहाँ हुई थी? सब जानते हैं कि वो घटना मेरठ में हुई थी। ठीक है, तो मेरठ की ये घटना थी। अगला क्वेश्चन, अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे अजीमुल्लाह खान? ठीक है, तो अजीमुल्लाह खान किसके सलाहकार थे? ठीक है, नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के, या फिर कुंवर सिंह के? ठीक है, तो अजीमुल्लाह खान जो थे वो किसके थे? तो वो थे आपके नाना साहब के सलाहकार। किसके सलाहकार थे? नाना साहब के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, अवध में। ठीक है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व करना यानी कि किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने, अहिल्याबाई ने, अरुणा आसिफ अली ने, या फिर बेगम हजरत महल ने? तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो वो किया था आपका किसने? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, और आप लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने जो है कहाँ किया था? तो झांसी में जो है किया था। ठीक है, और जो है बाकी अहिल्याबाई जो है, अहिल्याबाई मराठा साम्राज्य की जो है महारानी रही है। और जो अरुणा आसिफ अली है, ये जो है बंगाल की भारतीय स्वाधीनता संग्राम की थी। और अरुणा आसिफ अली तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने क्या किया था? जो है कांग्रेस का में जो है यानी कि कह सकते हैं इन्होंने झंडा फहरा दिया था। ठीक है, मुंबई में। ठीक है, इसके लिए अरुणा आसिफ अली फेमस है। लेकिन बेगम हजरत महल आप लोगों ने याद रखना है, 1857 के विद्रोह जो है उन्होंने कहां से नेतृत्व किया था? तो अवध से नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुछ अन्य आंदोलन भी है। पंजाब में जो कूका आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? कूका आंदोलन का नेतृत्व 18 जो है किसने किया था कूका आंदोलन का पंजाब में? ठीक है, तो राम सिंह ने, बलवंत सिंह ने, करतार सिंह ने, या फिर कुंवर सिंह ने? तो कूका मूवमेंट इन पंजाब, इसका जो है नेतृत्व किसने किया था? इस आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में किया था राम सिंह ने। ठीक है, ए है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है आपका ए। ठीक है, तो कूका आंदोलन जो था, जिसको नामधारी आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है, 1849 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो मेन उद्देश्य था, ये क्यों ये आंदोलन हुआ था? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो है इसका हुआ था। ठीक है, तो लोगों को जो है उनकी दासता और बंधन से अवगत कराया कुका आंदोलन ने, और फिर वहां से आप कह सकते हैं पंजाब के अंदर जो स्वाधीनता संग्राम हुआ, कुका आंदोलन जो है जन आंदोलन एक प्रकार का था, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था। ठीक है, वहाबी आंदोलन के बारे में इसमें से क्या सही है कि वहाबी आंदोलन के बारे में, वहाबी आंदोलन था क्या? पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, यह एक किसानों का आंदोलन था, 1890 तक चलता रहा, या इसका लक्ष्य जो है इस्लाम का प्रचार प्रसार था? तो वहाबी आंदोलन के बारे में कौन सा तथ्य जो है वो ठीक था? ठीक है, तो ये दरअसल जो ये जो वहाबी आंदोलन था, ये आपका इसका सही उत्तर है आपका ए। यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध जो है एक तरह की प्रतिक्रिया थी। ठीक है, एक तरह की प्रतिक्रिया थी कि बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज जो है चीजें हो रही थी। ठीक है, तो सबसे आप कह सकते हैं चैलेंजिंग, एक तरह से सबसे चैलेंजिंग आंदोलनों में से एक था ये ब्रिटिशर्स के लिए, आप कह सकते हैं। ठीक है, और इस आंदोलन के प्रवर्तक थे आपके सैयद अहमद जो कि रायबरेली के थे। सैयद अहमद जो है इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है, और ये जो है इस आंदोलन का जो चरित्र था वो एक तरह से सांप्रदायिक चरित्र था, यानी कि जो मतलब कह सकते हैं कि मुस्लिम ओरिएंटेड ज्यादा था। लेकिन तब भी हिंदुओं ने कभी इसमें ऐसा नहीं था कि हिंदुओं की तरफ से इसको विरोध देखने को मिला या इस तरह से मिला, क्योंकि इसका जो मुख्य लक्ष्य था, इनका जो मुख्य लक्ष्य, वहाबी आंदोलन का लक्ष्य था कि भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना ही है और मुस्लिम राज्य की स्थापना करना है, जैसे मुगलों के समय पर था। ठीक है, तो इस तरह का जो है वहाबी आंदोलन कुछ कुछ था जो है। और सैयद अहमद जो है इसके
प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है? तो ये थे आपके हम हमारे जो है आज के क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है? तो आई होप आप लोगों ने इन क्वेश्चंस में से मैक्सिमम आप लोग कर पा रहे होंगे, नहीं किए हैं तो इनको पढ़िएगा ज़रूर, अकॉर्डिंगली पढ़िए, ठीक है? अच्छे से पढ़िए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं आपको, यानी कि जो बहुत डीप नहीं है, बहुत डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डीप नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, इस तरह के तथ्य, इस तरह के टॉपिक आपसे ना छूटें, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है? कोई हिस्सा अगर मैं कहूँ, अगर किसी विद्यार्थी के पास समय नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल समय नहीं है और वो चाहता है कि मैं जो है जीएस का अपना बोझ कम करना चाहता हूँ, तो मैं कौन-सा हिस्सा छोड़ूँ? तो उसमें मैं कहूँगा कि आपको इतिहास छोड़ना चाहिए और इतिहास में भी आपको कौन-सा हिस्सा नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है? और मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो आगे के टॉपिक आएँगे, जैसे जो मेनली जो स्वाधीनता आंदोलन है, वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो स्वाधीनता आंदोलन आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री छोड़ना चाहते हो, बहुत अपरिहार्य स्थिति है, मतलब बिल्कुल समय नहीं है, कभी नहीं पढ़ा है, तब जो है आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे टॉपिक आपको नहीं छोड़ना चाहिए, इतना समय है कि आप जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है हर टॉपिक से कर लो। लेकिन तब भी कुछ करना ही हो, अगर हिस्ट्री छोड़ना ही हो, उसमें भी मैं ये कहूँगा कि स्वाधीनता आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री वाला टॉपिक आप बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है? करीब से करीब मुझे लगता है कि अगर आप 10 घंटे की रीडिंग मॉडर्न हिस्ट्री को दे सकते हैं, 10 घंटे निकालिए, यानी कि 10 दिन अगर आप निकाल सकते हैं, 1-1 घंटे के हिसाब से, ठीक है? तो 10 आवर्स की स्टडी आपके लिए शानदार हो सकती है मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के लिए, ठीक है? और साथ ही साथ घर पर भी पढ़िए और फिर जो है हमारे इस सेशन का फ़ायदा उठाते हुए, हमारी इस क्लासेस का फ़ायदा उठाते हुए एमसीक्यू लगाइए और अपनी तैयारी को मज़बूत कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? और इसके अलावा आज की क्लास को अपने दोस्तों के बीच, अपने जानने वालों के बीच शेयर करें। इसके अलावा यदि आप हमसे पढ़ना चाहें, हमारा कोर्स लेना चाहें, तो ज्ञान वाटिका ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से आप हमारा लैब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में हम लोग इससे आगे के टॉपिक्स करेंगे। कल की क्लास में ज़्यादातर जो आज के जो टॉपिक हैं, भारत में शिक्षा का विकास, वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी किया जा चुका है, लेकिन तब भी करेंगे इसमें भारत में शिक्षा का विकास, और इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें थी जो समाचार पत्र इत्यादि, इस तरह के टॉपिक जो है हम करेंगे। ठीक है? और इसके अलावा सामाजिक सुधार आंदोलन भी जो है, कल का जो टॉपिक चलिए मैं बता देता हूँ, कल का जो टॉपिक है सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है? धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन जो कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि इन सब के नेतृत्व में हुए, उनका जो है हमने कल अध्ययन करना है, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे हम कल, ठीक है? धन्यवाद।